सो कैसे कैसे है लाइफ, हाउस लाइफ, हाउ एवरीथिंग इज गोइंग वेरी ग्रेट। तो आप कहाँ रह रहे हो आजकल? अभी तो फिलहाल थोड़े टाइम से हरियाणा हूँ, मतलब बीच में दिल्ली हरियाणा चलता रहता है रिसर्च का और इधर उधर, तो आप क्योंकि मेरा फील्ड का काम हरियाणा का, तो इसलिए। तो आप काम कहाँ कर रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा। करंटली आई एम डूइंग PhD एंड इट्स गोइंग ऑन लाइक इट्स ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर इज डन, तो थर्ड ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है, ओके। उसी पे काम चल रहा सो PhD और वो भी मूवमेंट्स पे और इन सब पे, दलित मूवमेंट्स और जो आपने काम किया है, ऐसा क्यों? है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हर किसी का एक रिसर्च एरिया होता है, इंटरेस्ट होता है कि आपको किस विषय में बात करनी है। तो जब मैं अपने मास्टर्स के टाइम पे था, तो हम लोगों को क्या होता है कि टर्म पेपर लिखना होता है। तो टर्म पेपर में क्या होता है, आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक लीजिए, किसी भी थिंकर को पढ़िए, क्योंकि सोशियोलॉजी में जब मैंने किया तो बहुत सारे थिंकर्स पढ़ाते हैं, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर। तो उनमें से क्या होता है कि आप उन थिंकर्स के थ्रू आज के समाज को समझने का ट्राई करिए। तो आज के समाज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो तब से मुझे था कि ठीक है, अब किस किस डायमेंशन पे काम करना है। फिर हरियाणा में मैंने देखा, जब मेरा PhD का टाइम, MPhil में मैंने काम करा, फिर PhD के टाइम पे मुझे लगा कि हरियाणा पे ही काम करते हैं, क्योंकि आई बिलोंग टू हरियाणा। और हरियाणा में काम ज़्यादा, मतलब रिसर्च का मुझे इतना नहीं लगा था कि भाई लोग एकेडमिशियन इतने मुझे मतलब वेल नोन नहीं मिलते। तो मुझे लगा कि ठीक है, हरियाणा का एक रिसर्च लेते हैं। तो उसमें से फिर मुझे लगा कि यार इस पे काम नहीं हुआ। एक दलित लैंड मूवमेंट हुआ 1973 में वीर सोनार वाला विलेज में, तो उस पर काम नहीं था। तो मुझे लगा कि ठीक है, वाई नॉट। अच्छा, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो आपने कहाँ से आपको ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको रेफरेंसेस और ये कहाँ से स्टार्ट करा आपने? रेफरेंसेस का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखिए मोटे तौर पे देखा जाए तो अ, जितने भी मुझे अभी तक पिछले 2.5-3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, रेफरेंस के तौर पे अखबारों में बड़ा मुश्किल से मिला है मुझे। क्योंकि एक समाज जिसकी हम बात करते हैं, दलित्स के ऊपर लिटरेचर आप देखें तो बहुत हार्डली है, क्योंकि लास्टली कुछ 200-300 साल भी नहीं हुए ज़्यादातर, मतलब ब्रिटिश और इसके आने के बाद से। और पोस्ट इंडिपेंडेंस जाके थोड़ा सा कुछ दलितों के हाथ में कलम आई है कि वो लिख सके और बता सके कि भाई क्या क्या हुआ है। उससे पहले तो सारा ओरल इतिहास ही चला है। और ओरल इतिहास में आप देख लीजिए कितनी जनरेशन तक आप उसको बचा पाएंगे, कि आज आपके किसी दादा ने या परदादा ने बता दिया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, या मैं ऐसे जीवन वो चला रहा हूँ, या मैं क्या काम करके मेरा काम रोजगार है, या जो भी है वो सारी चीज़ें। तो उनके हाथ में कलम इवेंचुअली आई, उसके बाद से धीरे धीरे लिखना स्टार्ट हुआ। तो चौधरी चांदराम जी जो हरियाणा के, उन्होंने लकीली उन्होंने थोड़े न्यूज़पेपर स्टार्ट करे। 3 न्यूज़पेपर जो थे, एक ही न्यूज़पेपर था, उसके बाद में 2-3 अलग अलग नाम से आए। तो 1954 1954 से वो अखबार लिख रहे थे, और 54 से लेके उनका 15 में उनका देहांत हुआ, तो तब तक उन्होंने लिखा। तो लकीली उनके ही अखबार से मुझे इस मोमेंट के बारे में कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिली, अदरवाइज तो इसके बारे में किसी ने लिखा नहीं है। अच्छा। और इसी बीच में आप देखिए, हरियाणा को जानने के लिए 3-4 किताबें हैं जो बड़ी फेमस है, जैसे भीम सिंह दहिया जी की है, या और हैं 3 लाल्स ऑफ हरियाणा वगैरह वगैरह, ऐसे करके काफ़ी सारी किताबें हैं जो लोग पढ़ते हैं कि हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की सोसाइटी, इकोनॉमी को समझने के लिए। तो उनमें मोटा मोटा मुझे देखने के बाद मुझे कहीं रेफरेंस नहीं मिला इतनी बड़े आंदोलन का जिस पे कोई बात किसी ने करी हो। तो मुझे लगा कि इस इशू पे एक बार लिखना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ऐसा भी कुछ हुआ है, और स्पेसिफिकली उस समाज के बारे में जिसकी कोई स्पेशली बात नहीं कर रहा। तो दैट्स व्हाई आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आपने उसमें जो लैंड पोजीशन की बात करी है, स्पेशली ज़मीन, और ये होता था पहले भी, और ये सच्चाई है, इसमें क्या छुपाना है कि लोअर कम्युनिटी जितने भी होती थी, दलित्स जितने भी होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, क्योंकि उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता था इस तरीके से कि उनके पास ज़मीन होनी भी चाहिए। क्योंकि आप ह्यूमन ही कंसीडर नहीं कर रहे हो, तो फिर ज़मीन की तो बात ही अलग है। तो ज़मीन कितनी इम्पोर्टेंट है एक हरियाणवी के लिए, और बीइंग ए दलित फिर वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ज़मीन हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है कि बीइंग ए हरियाणवी वाली, तो मतलब दैट्स नॉट एट ऑल सेंसेबल कि हम बोलें कि हरियाणा के लिए ज़रूरी है। हरियाणा की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड अराउंड आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इवन इन द इंडिया। क्योंकि आप देखिए 15वीं शताब्दी से लेके और अभी तक के टाइम पे जब तक हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ढंग से आया नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या हो रहा था, ज़मीनों के ऊपर सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर आप कर रहे हैं। और मेजोरिटी हरियाणा की सोसाइटी, अगर मैं पूरा वर्ल्ड ओवर से फिर बात करके हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में तो ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले से और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद तो और हाइप आ गया कि भाई आपके पास ज़मीनें हैं तो यू विल बिकेम द मच मोर लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड होने के बाद फिर जिससे जैसे बहुत सारे एकेडमिशियन एक टर्म देते हैं, बुलक कैपिटलिस्ट, कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ने जिन लोगों के पास ज़मीनें थी उनको एकदम पूरा और रिचर बना दिया। तो ज़मीनें इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई एक तो
इंडस्ट्रियल आप देखें इंडियन सोसाइटी में और इंडिया में तो एज सच इंडस्ट्री के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग तो कभी डेवलप हुआ ही नहीं। हमने यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से हम सीधा थर्ड सेक्टर में जंप कर गए। प्राइमरी के बाद सीधा सर्विस सेक्टर में है। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो कभी आया है नहीं। ये प्लानिंग कमीशन भी इसकी बात करता है और बहुत सारे रिफॉर्म में भी हमने बात करी इस बारे में। तो एग्रीकल्चर में आप देखिए लैंड एक मेन सोर्स है। अब वो सोर्स किसके पास है वही उस पर डोमिनेंस दिखाएगा। अब हरियाणा की बात करते हैं। अब हरियाणा में अगर आप ज़मीनों की लड़ाई की बात करें तो ब्रिटिशर्स के बाद से, ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर हम देखें कॉलोनियल टाइम पे, तो हरियाणा में कास्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो जाट्स कम्युनिटी के पास थी, फिर राजपूत कम्युनिटी के पास भी ज़मीनें थी, ब्राह्मण समाज के पास भी ज़मीनें थी, और जो पूरा एक शेड्यूल कास्ट जिसको 1835 के बाद से शेड्यूल कास्ट बोल दिया गया, उसके पास तो ज़मीनें नहीं थी। और वो पहले टाइम से ये काम करते आ रहे हैं कि वो जो एक जजमानी सिस्टम अगर आप समझते हैं, जजमानी सिस्टम में क्या होता था कि भाई आपके पास आप लेन देन के, भाई आपने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपका रिवर्ट में एक काम कर दूंगा, बट उसमें एक हायरार्की का सिस्टम चलता है। तो हमारे हरियाणा में क्या था, हरियाणा में आपने सुना होगा एक सीरी वर्ड करके वर्ड होता है कि भाई जो खेत पे काम करता है, हाँ, और एक लैंडलॉर्ड क्लास है। तो लैंडलॉर्ड क्लास का क्या है, उनका सीन ये है कि उनके पास ज़मीनें हैं। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करूं, 1800 के आसपास सर छोटू राम के टाइम से, तो 1900 में एक कानून आया लैंड एलिनेशन एक्ट। उसने 2 कैटेगरी बनाई हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में। वो आया क्यों था उसका एक मैं बता देता हूँ आया क्यों। आने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि उस टाइम पे जमींदार जो क्लास है, जो ज़मीनें बोते थे, ठीक है, मेनली इसमें जाट और ये सब क्लास ही आ जा रही है। तो उनका सबसे बड़ा इशू ये था कि भाई हमें ज़मीनें जो हैं हमें इतना महंगा टैक्स देना पड़ रहा है एक तो, ठीक है, बोने के बाद, और फिर उसके बाद इतने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत बार उस टाइम पे सिंचाई की तो इतनी सुविधा थी नहीं, और बहुत सारे टाइम पे क्या होता था, जो मर्चेंट क्लास है, बनिया समाज जिसकी बात करते हैं, तो उनके पास उनको गिरवी रख देनी पड़ जाती थी। अब गिरवी रख दे रहे हैं तो कई बार वो छूट ही नहीं रही। और सर छोटू राम ने इसके ऊपर खूब काम करा कि भाई ठीक है, इनको इनके चंगुल से बचाया जाए, क्योंकि ज़मीन चली जा रही है, ज़मीन चले जाने के बाद आपके पास कुछ बचता ही नहीं। तो उन्होंने इस ड्यूरेशन में काम करा। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये ज़मीनें ना बेचें, क्योंकि बेचने में नुकसान 2 थे। पहला नुकसान ये था कि आपकी ज़मीन अगर चली गई तो एक तो घाटा ये है कि भाई एग्रीकल्चर, फिर वो है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड उसको जो कहते हैं, कि भाई आपका जो मेन उस ज़मीन की देखभाल करने वाला था, जो उस पर खेती बाड़ी कर रहा था, जो उसका सारा कुछ सिंचाई टाइम पे, बीज टाइम पे सब कुछ कर रहा था, वो बंदा है नहीं, उसने अपनी ज़मीन बेच दी, ठीक है। तो वो चली गई किसी मर्चेंट क्लास के पास, तो वो इतनी देखभाल नहीं कर रहा, उसने आगे किसी को दे दिया वगैरह वगैरह, ऐसे करके चलता था। तो ब्रिटिशर्स को था कि भाई इससे हमें नुकसान हो रहा हमारे टैक्स में। तो ब्रिटिशर्स को ये इशू था। ब्रिटिशर्स ऐसा थोड़ी है कि भाई अपने उनको कि लग रहा था नहीं समाज के साथ गड़बड़ हो रही है हम इसको दे दें, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीनें अगर बिकेंगी तो हमारे पास टैक्स कम आएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वो लेके आए लैंड एलिनेशन एक्ट 1900। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 कैटेगरी बना दी, उसमें जो ज़मीन पे खेती कर रहा है उसको बना दिया एग्रीकल्चरिस्ट, और जो नहीं कर रहा उसको बना दिया नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। अब इस चीज़ में सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट की। अब शेड्यूल कास्ट जो दलित्स हैं, दलित्स मेजोरिटी लैंडलेस टेनेंट्स हैं। मतलब आप ये बात अगर आज के टाइम का डाटा से भी बताऊँ मैं, तो 80% दलित्स जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स की, मतलब जाटों की है, राजपूतों की है, उनकी ज़मीनों पे काम करते हैं सदियों, मतलब करते आ रहे हैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो उसमें अब समस्या ये थी कि उस लैंड एलिनेशन एक्ट में दलित्स को नॉन एग्रीकल्चरिस्ट डिक्लेयर कर दिया। और सर छोटू राम ने भी बात करी इस बारे में। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आई डोंट नो, अभी तक का मुझे जितना समझ में आया, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, तो वहाँ तक वो उसके फेवर में नहीं थे। फेवर में एज इन मतलब वो फेवर में नहीं थे कि भाई दलित्स एग्रीकल्चरिस्ट कहलाएं। तो दैट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इन दैट सेंस कि जो एक पर्सनैलिटी बहुत लंबे टाइम से उन्होंने काम भी करा इन सारी चीज़ों पे कि भाई किसान कमेरे की बात हो रही है। तो किसान में उन्होंने एक काम तो ज़रूर हुआ लैंड एलिनेशन एक्ट आने के बाद कि भाई जो जमींदार क्लास थी वो तो चंगुल से बच गई कि भाई आप कर्जदार हो जा रहे हैं बार बार। पर जो टिलर थे, हाँ, जो बेसिकली वहाँ पे जाके रोजमर्रा में खेत को संभाल रहे थे, जो बुआई कर रहे हैं या रात भर जाके पानी दे रहे हैं खेतों में, उनके बारे में नहीं बात हो रही है, क्योंकि उनके पास ज़मीनें भी नहीं है। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि भाई आप देखिए कि आपने कह दिया कि भाई आप जमींदारों को तो बचा लेंगे, लेकिन जो जमींदारों के साथ में काम कर रहा है, जो डेली एक्चुअल लेबर कर रहा है, उसकी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको तो ज़रूरत नहीं है कि भाई आप इनको खेती बाड़ी के उसमें लाएं। तो ऐसी 1940 की आप अगर असेंबली की डिबेट देखेंगे, पंजाब उस टाइम पे असेंबली चलती थी क्योंकि पंजाब रियासत का और इन सबका मिला के जो था, तो 1940 में उन्होंने सीधे तौर पे मना करा कि भाई नहीं, हम ज़मीनें अगर एग्रीकल्चरिस्ट क्लास में से हम इनको नहीं देने वाले। तो उनका ऐसा स्टेटमेंट है। और इसमें आप 1956 की एक, अगर अभी के टाइम की 1956 की आप कुछ डिबेट देखें तो वहाँ तो इतना
ब्रूटल है, मतलब मैं आपको एक रेफरेंस बताता हूँ। तो उसमें लिखा गया कि भाई जब महाराजा रणजीत सिंह का टाइम था, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि भाई ये दलित्स के पास तो बड़ा बुरा हाल है, इनको थोड़ी ज़मीनें दे देते हैं। तो एक पूरे के पूरे डोमिनेंट समाज ने, उन्होंने कहा कि राजा अगर ये सोचता है कि अपने दम पे हम आपको ज़मीनें दे देंगे तो ये बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, अगर देने की हिम्मत कर रहा है तो विल किल द राजा। अच्छा, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मरवा देंगे राजा को। तो दैट वाज द ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। और फिर उसके बाद मुझे जितना देखने और समझने में आता है कि भाई ठीक है, ये बातें चल रही हैं। और उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया कि भाई ठीक है सर, छोटू राम बात कर रहे हैं तो वो इसको नॉन एग्रीकल्चरिस्ट में क्यों रख रहे हैं। अब क्योंकि ये दो चीज़ों पे बात रिफ्यूट हो जा रही है। पहली बात तो ये कि भाई दलित क्योंकि बोर हैं सीधे तौर पे, वो काम कर रहे हैं खेतों पे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो काम नहीं कर रहे। या अब मान लो मर्चेंट क्लास है, मर्चेंट क्लास नहीं काम कर रही, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप उसको हटा दो, ठीक है, उनके पास गिरवी रखने के लिए जा रहा है। दूसरा जो प्रावधान था कि भाई जमीनें ले रहे हैं, लेगा कौन, जिसके पास पैसे हैं, ये जो पैसे गिरवी उसी के पास रखी जा रही है। तो दलित समाज के पास पैसे भी नहीं थे, तो उनको क्यों हटाया जा रहा है। तो दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। उसका भी ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो और आगे अगर समझ में आया तो इट विल बी बेटर, अदरवाइज तो दैट्स माई कंक्लूजन ऑन दैट सेंस कि भाई नहीं, उसके बारे में बात हुई। ओवरऑल उन्होंने इस बारे में बहुत बात करी कि भाई ठीक है, उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि दलित समाज के पास उस टाइम बड़ा पॉपुलर टर्म जो दलित्स के लिए हरिजन वगैरह यूज़ किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमें इनकी दयनीय स्थिति पता है। तो सर छोटू राम के आने के बाद, जैसे भीम सिंह दहिया भी लिखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जाट आइडेंटिटी जो है वो सॉलिड उन्हीं के आने के बाद से हुई। वो कैसे हुई, क्योंकि मर्चेंट क्लास ने की चंगुल से जमींदार लोग फ्री हो गए, लेकिन वो फ्री होने के बाद दलित क्लास का सबऑर्डिनेशन जो है और बढ़ गया, उनके ऊपर ब्रूटैलिटी और बढ़ गई, क्योंकि अब कंसोलिडेशन, अब आप कुछ भी करके जमींदार की जमीन ले ही नहीं सकता। दैट्स द इशू। अब इस ड्यूरेशन में फिर जो बात करते हैं हम ज़मीन की, उसके बाद से फिर आप ये देखिए कि बहुत सारे आंदोलन हुए। लैंड रिफॉर्म की बात हुई हमारे देश में कि भाई आज़ाद समाज हो गया, और उसके बाद अब हमें ये बदलाव करना पड़ा। और ये ऐसा नहीं है कि भाई लैंड रिफॉर्म हमें किसी ने बोला है, मजबूरी भी थी, क्योंकि इकोनॉमी के लिए आप बढ़ाएंगे कैसे। और इकोनॉमी के में सबसे बड़ा उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाने का तो हमारे उस टाइम पे वो था नहीं। तो हमने सीधे सीधे सोचा कि पहले तो एग्रीकल्चर क्लास को ठीक करना पड़ेगा। तो हमने 3-4 पॉलिसियाँ लाई। तो ऑफिशियली जो एक पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म की, आप अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या करा कि भाई लैंड रिफॉर्म के लिए जो कि जितने भी टेनोर थे, जैसे जमींदारी सिस्टम चल रहा था, मालवाड़ी सिस्टम, रैतवाड़ी सिस्टम करके, ऐसे पूरे इंडिया में टेनोर सिस्टम चलता था। तो अपने पंजाब और हरियाणा जब उस टाइम पे यूनाइटेड थे, तो यहाँ पे मालवाड़ी सिस्टम भी था और जमींदारी सिस्टम भी था। तो इन चीज़ों को करेक्ट करे बिना तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो उस टाइम पे ये लैंड रिफॉर्म पूरे फेलियर रहे हरियाणा में। अब उसमें कास्ट के भी रीजन है, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे तो सीधे तौर पे अगर दलितों को जमीनें दे भी दी तो वो उस पर पोजीशन नहीं लेने दे रहे कि भाई आपको दे दिया, लेकिन मालिकाना हक आपको ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड दे दिया, लेकिन आप जब लेने जाएंगे तो उसमें समस्या है, क्योंकि वो ज़मीन कहाँ से, बाहर से तो कहीं आ नहीं रही, वो यहीं लोगों की ज़मीन है। वो अगर मान लो उन्होंने कानून बनाया कि 30 एकड़ से ज़्यादा कोई रखेगा नहीं, अब 30 एकड़ से 200 एकड़ लोगों के पास ज़मीन है, अब वो 200 एकड़ वाला देने में कतरा रहा है कि भाई मैं क्यों दूँ, वो समस्या है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जा रहा है इतने टाइम से। लेकिन सरकार को तो वो इक्वलाइजेशन लाना है कि उसके बिना आप सोसाइटी को एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं कर पाओगे, और दूसरा तरीका नहीं था। तो लैंड सीलिंग के लिए ब्रूटली अब्यूज़ हुआ हरियाणा इनको टैक्स में। आप हरचंद सिंह कमेटी की एक रिपोर्ट आई पंजाब गवर्नमेंट ने, आज तक पब्लिक भी नहीं है इनफैक्ट रिपोर्ट, इतना काम है। तो हरचंद सिंह कमेटी जब बनाई, उन्होंने कहा कि भाई इतने बुरे हाल में इन्होंने लैंड रिफॉर्म कराया है, अगर किसी को ज़मीनें दी तो वो सामने वालों को मिली नहीं, और अगर मिली भी तो वो उस बेस पे क्या हुआ कि उनकी सबसे खतरनाक लड़ाइयों पे बेस पे कि भाई आपने अगर जमीन ले भी ली बाई चांस, तो लड़ाई छिड़गी कास्ट के नाम पे कि कल तो हमारी जमीन लेगा, ये तेरी हैसियत क्या है। तो पूरी सालों साल, और लोगों को गांव के गांव छोड़ के जाने पड़ जा रहे हैं। तो अगर मैं 2000 वहाँ से लेके इंडिपेंडेंस के बाद से आपको 2000 तक का डाटा दूं, तो आज के टाइम पे भी हार्डली देर आर ओनली 14%, मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ, वो भी फ्रेगमेंटेड दलित समाज के पास ज़मीनें हैं हार्डली, और जो बाकी मेजोरिटी अभी जाट लैंड ओनर्स हैं। तो ये ऑब्वियसली इसमें अगर टसल तो आएगा ही, क्योंकि एक समाज के पास है, एक समाज के पास नहीं है। जैसे कि सॉरी टू इंटरप्ट, प्रताप सिंह कैरो का मैं आपकी बात करते हैं कि व्हेन दैट जेंटलमैन चौधरी चांदराम वाज हिज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने उनसे बात करके कि भाई जो ऐसी ज़मीन है जिस पे सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार के पास पड़ी हुई है जो यूटिलाइजेशन में नहीं है, वो वाला पार्ट हम दलित्स को दे देते हैं। उसी में आपका ये बीर सुनार वाला जो विलेज के जो 155 या 152 जो परिवार थे, उनको उस गांव में ज़मीन मिली। तो वो जो मोमेंट था जिसमें फिर बंसीलाल आते हैं, बंसीलाल वहाँ पे कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, या जो भी वो 2-3 बड़े इश्यूज उन्होंने एक्सक्यूज़ जो दिए थे, वहाँ से वो मोमेंट स्टार्ट होता है।
वो क्या था, वो उसकी थोरोनेस क्या है, उस पर आप बात करते हैं। देखिए, अब क्योंकि ज़मीनें नहीं मिली, लैंड रिफॉर्म वाज अ कंप्लीट फेलियर, दैट इज़ वेरी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। तो 70 तक आते आते दलित्स को ये समझ में आ गया था कि भाई ज़मीनें तो सीधे तौर पे नहीं मिल रही, और जो मिल भी रही हैं उस पर फिर दोबारा हमसे छेड़खानी की जा रही है। बंसीलाल के टाइम पे तो उन्होंने क्या करा था, जो ज़मीनें उनको पट्टे पे मिली हुई थी, किराए पे, लीज पे जिसको हम कहते हैं, अच्छा, वो लीज पे थी। लीज पे होता है वो, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपने इस 1 साल बोली, 2 साल बोली, 3 साल, 5 साल के लिए लीज दे दी, सपोज लीज खत्म हो रही है, फिर उसके बाद नहीं भाई हम छीन लेंगे अब वो जो 153 परिवार के, जो 52 परिवार के जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बो रहे थे, बहुत लंबे टाइम से बो रहे थे, और रिफॉर्म के टाइम पर उनको ज़मीनें तो मिली नहीं थी। तो उन्होंने बोते बोते एक टाइम आया जब 1973 में क्या हुआ, उन्होंने बंसीलाल ने ट्रैक्टर चलवा दिए, खड़ी फसलों में ट्रैक्टर चलवा दिए। गॉड। अब आप इसे सोचिए कि कोई समाज इतने टाइम से बो रहा है जिनके पास कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल से वो लीज पे कैसे न कैसे करे काम चला रहे हैं। अब उन्हें खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलवाए, हिसार में उन्होंने ट्रैक्टर चलवाए हैं, और बीर सुनारवाला जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव मूवमेंट, तो उन पे भी वहाँ पे यही ब्रूटलिटी करी। और मैंने एक मेरे पेपर में रेफरेंस भी दिया कि किसी किसान का ऊँट भी मर गया था। तो ये सब होते होते उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं मानेंगे, ऐसे तो हम तो झेलते ही आ रहे हैं, अभी भी झेलेंगे, तो कब तक झेलेंगे। तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करा कि भाई हमें ज़मीनों का मालिकाना हक चाहिए, क्योंकि आप तो कल को मन करा आप तो कुछ भी कर दे रहे हो हमारे लिए। तो उन्होंने फिर यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करा, दिल्ली में उन्होंने स्टार्ट करा, और हरियाणा में ये तूल पकड़ा इस चीज़ को। अभी इसमें जैसे जहाँ तक अभी मेरा रिसर्च पहुँचा है, उसमें क्या है, दिल्ली में तो चल ही रहा था, हरियाणा में लोग जत्थे के जत्थे बना के जा रहे थे। जैसे बीड़ जो है, हिसार में एक बीड़ है, वहाँ पे भी उन्होंने ट्रैक्टर चलवाए। अब मान लो कुछ जगह रात में चला दिए जा रहे हैं, भाई किसान सो रहे हैं अगर, तो वहाँ से चलने के बाद में मूवमेंट पूरा हिसार से लेके वो जींद आए, जींद से फिर वो दिल्ली की तरफ गए, और ये पैदल यात्रा में गए। कमाल की बात ये भी, ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर भी नहीं थे ऑब्वियसली। तो पूरा वो पैदल मार्च यहाँ से करते करते वो तक है, और इतना एग्रेसिव है वो। अगर आप उसमें, मैं जिन लोगों से बात करी, तो नारे में आपको 2-4 बताऊँ जिस तरीके से लोग बात करते जा रहे थे। तो चौधरी चांदराम इतने गुस्से में थे, मतलब बंसीलाल ने सीधे तौर पे उनको धमकी दे दी। धमकी क्या दे दी, उन्होंने कहा कि भाई चांदराम, अगर हरियाणा में मैं बताऊँ, तो उन्होंने सीधा तौर पे कहा कि चांदराम दिल्ली का ख्याल भूल जाए, अच्छा, दिल्ली नहीं बढ़न दे, तो सीधे तौर पे कह दिया। अब चांदराम जी को था कि भाई मेरे समाज के लिए मैं तो ऐसा नहीं, अब इनके आप अगर लाठी चला रहे हो, इनका तो रोजगार है नहीं कुछ, इनको रात में आप, और वो भी सोचे ना, रात में ट्रैक्टर चला दे रहे, उनको पता है कि भाई दिन में तो कोई वो कर देगा। कहते इतना ब्रूटली मैं नहीं सहूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन ने बल्कि घेराव लगा रखे थे हर जगह जाने से। तो हिसार से चले, फिर जींद आए, जींद में आने के बाद फिर वो रोहतक होते हुए सीधा दिल्ली। तो रास्ते में जब उनको लोग रोक भी रहे थे भाषण देते हुए, कहते हैं कि भाई चाहे बीच में कोई अगर उंगली करेगा तो मैं उंगली कटवा दूंगा, हाथ करेगा तो मैं हाथ कटवा दूंगा, कोई छाती अड़ाएगा तो छाती पड़ के बीच में तो जावांगे। किसी में पीएम सीएम में दम नहीं है कि हमारे मूवमेंट को रोक दे। और वो इवेंचुअली जाके पहुंचते। दैट वाज द एग्रेशन ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां थी। अब सोचिए ना, बच्चे भी उस आंदोलन में शामिल, और मैं जिन लोगों से बात करी उसमें बहुत सारी वुमेन ने तो जेल के अंदर बच्चों को जन्म दिया, और दिसंबर की कड़ाके की ठंड सोचिए। और ये तो होम मिनिस्टर ने भी बयान दिया बाद में लोकसभा में कि भाई आप रजाई तो दे दो यार, कंबल तो दे दो। मिर्जा वाज द होम मिनिस्टर एट दैट टाइम आई थिंक। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी ब्रूटैलिटी कैसे, मतलब इतना तो मतलब हैवानियत वाला काम है ना, कि आप रजाई तक नहीं दे रहे हो, और वो बच्चे इतने जो भी पैदा ही हुए हैं, इतना बुरा हाल है, और भेड़ बकरियों की तरह आपने लोगों को ठूसा वहाँ पे। तो वो मूवमेंट चलते चलते फिर वो 3-3.5 महीने के मोटा तौर पे, अगर 113 दिन के आसपास वो चला, तो वहाँ पे अंबेडकर भवन में लोग जाते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब ये मूवमेंट एकदम तूल पकड़ने लग गया, इनको समझ में आ गया कि भाई 50-50 हज़ार लोग एक दिन में आ रहे हैं अंबेडकर भवन में, तो उनको लगा भाई ये कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे। तो उस टाइम पे सरकार ने कहा कि भाई इनको खदेड़ो यहाँ से अंबेडकर भवन, क्योंकि वहाँ पे एकदम एपी सेंटर बना होता, वहाँ पे चौधरी चांदराम जिस टाइम रह रहे थे। तो उन्होंने लगा कि भाई इनको जब तक नहीं खदेड़ेंगे ना, तब तक तो ये बात नहीं बनेगी, ये तो यहाँ पे जत्था बना के बैठ गए हैं। और उनका काम ये था कि जेल भरो आंदोलन उन्होंने चलाया, हरिजन संघर्ष समिति करके उन्होंने समिति बनाई, जिसके अंडर में सारा काम हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा कि भाई इनको खदेड़ो, और ये चौधरी चांदराम जी को ये बात पता चल गई कि भाई ऐसे ऐसे करके सरकार ने ऑर्डर पास करा और अगले दिन ही आ जाएंगे। तो चौधरी चांदराम जी रात को 2 बजे निकले, और उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम जी। तो बाबू जगजीवन राम जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे समस्या है। तो जगजीवन राम जी भी, उनको समझ में आ गया कि भाई हमारे लोगों के साथ अगर ऐसा होगा, तो क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके हाथ में पावर थी, तो उन्होंने कहा कि भाई किसी की औकात नहीं है हमारे लोगों से छेड़खानी कर दे, आई विल सेंड यू राइट नाउ डोगरा रेजिमेंट की 4 टुकड़ियाँ उन्होंने तुरंत भेजी कि भाई आपके पूरे के पूरे उस अम्बेडकर भवन का घेराव करेंगे, और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा विद इन द इंटायर मूवमेंट।
और जिन्हों से मैंने अभी बात करी है उनका तो कहना यहाँ तक भी है कि हमारे 2-3 महीने लगातार हमारे साथ डोगरा रेजिमेंट रही है। तो अब आप ये देखिए, ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ और इट वाज वेरी शॉकिंग कि इसके बारे में किसी ने लिखा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो ज़मीन को लेके है आंदोलन, ऑल्दो उसके बाद भी वो ठीक है, वो तो उनको मालिकाना हक इवेंचुअली मिल गया, लेकिन इतनी ब्रूटैलिटी के बाद मिला, वो भी जाके 152 परिवारों को, बाकी तो आज भी ऐसे ही हाल है। तो फिर वो सॉर्ट आउट कैसे हुआ इवेंचुअली? क्योंकि जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई 3 महीने वो जा ही नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मानेंगे नहीं, इनको हमें साइन करके यहाँ पे देना पड़ेगा। उन्होंने ऑफिशियली वहाँ पे साइन लिया कि भाई ये सैनिक स्कूल वाला और ये वाला हम चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास दूसरा कुछ भी नहीं, ये खेती करके ही खा रहे हैं और सदियों से खेती करके ही खा रहे हैं। तो इनको मालिकाना अब लैंड रिफॉर्म में तो आपने दिया नहीं, तो ये तो दो कम से कम। तो तब जाके उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। और आप अगर इसके ऊपर रिसर्च देखेंगे तो सुच्चा सिंह गिल करके एक प्रोफेसर हैं, उनका काम भी है। तो उन्होंने ये एडमिट तो ज़रूर करा है कि भाई जहाँ जहाँ मूवमेंट हुआ है लैंड को लेके, जिन लोगों ने अगर मोबिलाइज होकर मूवमेंट करा है, वहाँ सक्सेसफुल हुआ है। मतलब सक्सेसफुल एज इन कि वहाँ पे ज़मीनें दी गई हैं, और जहाँ पे लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हुआ, लोगों ने कुछ करा ही नहीं, मूवमेंट करा ही नहीं, वहाँ पे ज़मीनें लैंड रिफॉर्म वॉज अ कंप्लीट फेलियर। और इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि उनके काम में भी इसका रेफरेंस नहीं है, तो मुझे थोड़ा और शॉकिंग लगता है। मतलब दैट बुक वाज पब्लिश फ्रॉम लबासना। ओके। तो उनका काम है कम से कम 12-13 वॉल्यूम का पूरा एक सीरीज़ है लैंड रिफॉर्म के ऊपर, जो हरियाणा कॉन्टेक्स्ट पे उसमें तो कहीं है, सच बात है नहीं। ओके। भाई इसमें हम जब देखते हैं कि भाई एक सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा, और उस सोशल स्ट्रक्चर में ये होता था कि भाई ज़मीन तो सिर्फ अपर कास्ट के पास होएगी, उस पे बोने के लिए, काम करने के लिए लोअर कास्ट रहेगी, और जितना भी उस सोशल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हुए थे काम की, ये करेंगे, ये करेंगे, वो सारा चलता हुआ आया। और एक टाइम पे ऐसा आया कि जो लोअर कास्ट जितनी थी, लोअर कम्युनिटी जितनी थी, वो इतनी ज़्यादा उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको ज़मीनें भी नहीं थी। तो क्या वो एक इम्पीरियलिज्म जो था, ब्राह्मणिक इम्पीरियलिज्म जिसकी बात अंबेडकर भी करते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो खुद लोग जो एक टाइम पर मूवमेंट करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और फिर वो सामने निकल के आते हैं और उनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया, उनको इतना कुचला गया, इतना दबाया गया कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। सो ये जो इम्पीरियलिज्म जो था, जिस तरीके का जो ये सोसाइटी है, वो आपको एक मेन रीज़न लगता है या फिर कुछ और? ये सेम क्वेश्चन में मेरे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने किसी मेरे प्रोफेसर से पूछा। उस टाइम क्या चल रहा था कि छात्र एक गांव है जींद में। हाँ, छात्र तो गांव वहाँ में पे, गया हूँ मैं। हाँ, वहाँ पे कुछ दलित समाज के लोगों को गांव से निकाल दिया। तो उसी बड़ा दूसरे तरीके का गांव है वो। हाँ, तो ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं चल रही थी। तो मैं उस टाइम पे कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस में था, तो आई आस्क वन ऑफ द जेएनयू प्रोफेसर कि सर ऐसा ऐसा है, मतलब आप लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण क्लास अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है सबल्टन क्लास को, तो मैं कहा लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता, जाट्स आर द शूद्रास एंड दलित्स आर आउटकास्ट, तो ब्राह्मण तो बहुत ऊपर है, तो ये कन्फ्लिक्ट तो मुझे नीचे नहीं चाहिए। हाँ, और डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में वही है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल रिप्लाई ही गेव। उन्होंने मुझे बोला, कहता आनंद टेल मी वन थिंग, कि तुमने कभी देखा है क्या कि जहाज़ वाले की लड़ाई रोड वाले से हो रही हो, कि एक बैलगाड़ी में चल रहा है, एक पैदल चल रहा है, लड़ाई उन्हीं की होगी ना जो साथ साथ चल रहा है, उन दोनों की लड़ाई जहाज़ वाले से कैसे हो जाएगी? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नरेटेड आंसर ही गेव टू मी, देन आई अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग की बात क्या है। पास में रह रहे हैं, दैट्स द थिंग। एक ग्रेडेड इनक्वालिटी करके अंबेडकर ने कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो आपने कास्ट सिस्टम डिवाइड करा ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र एंड देन अनटचेबल्स। उन्होंने कहा कि ये ही नहीं है, उसके अंदर भी, अब ब्राह्मण में भी बहुत हजारों तरीके के ब्राह्मण हैं, ठीक है, अब क्षत्रिय में भी हजारों तरीके के क्षत्रिय, अब उसमें भी ऊपर नीचे है। अब जैसे आप हरियाणा में बात करें और राजस्थान के जाटों में अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे भरतपुर के जाट हरियाणा के बहुत सारे जाटों से हुक्का शेयर नहीं करता। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, वो बहुत बड़ा मानते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इवन आरक्षण भी नहीं लिया, रिजर्वेशन। हाँ, कि वी आर नॉट द ओबीसीज, धौलपुर और भरतपुर, है ना। और सेम ये शेड्यूल कास्ट में भी है कि आप वाल्मीकि समाज के हैं कि आप चमार से। दैट्स ऑल्सो द डिफरेंस। उनके आपस में रोटी बेटी का है नहीं है।
तो अंबेडकर इसी बात को कह रहे हैं, कहते हैं इसको तोड़ना इतना चैलेंजिंग है, ये इतना ग्रेडेड है। पहले छोटे वाले को लगता है कि मेरे से और भी नीचे है तो मैं तो बड़ा हूँ, लेकिन उससे ऊपर वाले को लगता है कि मेरे से नीचे और भी है, मेरी तो बहुत पावर है, लेकिन उसके ऊपर भी है। सो दैट्स द मेन कंस्ट्रक्शन दैट इज वेरी पावरफुल उसको तोड़ने के इसमें। तो ब्राह्मणिकल इंपीरियलिज्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मोटे तौर पे समझने के लिए मैं ये कहूँगा कि उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको नहीं दिखेगा, बट इनडायरेक्टली दैट्स अ मेन जंक्चर जहाँ से ये चीज़ें ड्रिवन है। तो जो सोसाइटी हमारी एक तरीके से बनाई गई है, जो मनुस्मृति, वेद व्यास और जो भी ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बेस्ड है। पर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा तो मेरे को इतना डिस्क्रिमिनेशन वाला स्टेट लगता है कि इतना ज़्यादा भेदभाव है ऑलरेडी वहाँ, सारी जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ तो कल्चर में है ये चीज़ें। वो गाना नहीं है क्या कि जीजा तू तू काला मैं गोरी गणी, तो ये तो आप रेसिज्म, फिर आपकी जेंडर इनइक्वालिटी, फिर इसके साथ साथ आपका ये सारा का सारा। अभी मेरे कल एक दोस्त है, वो गाने वाने भी निकालता है, तो उसका एक गाना है, तो उस पर कुछ वो था कि किसी लड़की को बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई सेम मेरी कास्ट की है ना, गोद भी हमारे मिल नहीं रहे, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन डूइंग द मैरिज। तो अब इस पे ये देखिए कि आज का कल्चर, मुझे इससे प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ना, आज का यूथ भी अगर यही चीज़ प्रोपेगेट कर रहा है, दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड द ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वो नहीं समझ रहा कि आप उस ट्रेडिशन को ही लेके चले आ रहे हैं जो खाप पंचायत लेके चल रही थी कि भाई नहीं, इंटर कास्ट मैरिज से आपको दिक्कत है। आज भी आप समाज में बात करें, अगर आप एक ओहदा रखते हैं, क्लास आपकी डिफीट कर सकती है कास्ट को, वो भी एक सर्टेन लेवल पे। ऐसा नहीं कि आपको डिफीट कर देगी कि भाई आप ठीक है, आप अगर मान लो कल को एससी हो और आईएएस हो गए या कुछ ऐसा आपने बड़ा कुछ करा, देन जाट समाज या कोई भी एक बड़ा समाज, ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज, आपको लड़की देने में तब भी हिचकिचाएगा। तो इतना ब्रूटल है। और आप अगर देखेंगे इतिहास में हरियाणा के उसमें जो एक खाप पंचायत का गेम है, इंटरकास्ट मैरिज में कितना ब्रूटल काम हुआ है। लोगों को बिल्कुल उन्होंने नंगा करके घुमाया गाँव में, शेम किया सीधे सीधे तौर पर। तो ये क्या है, बेसिकली वही सेम मेंटेलिटी को बनाए रखने के लिए। और यहाँ तक उन्होंने काम करा है कि भाई कोएड स्कूल भी ना बनने दिया जाए। इमेजिन, दैट वाज द ब्रूटैलिटी। तो जो मनु की जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ से जो चल के आ रही है जो आइडियोलॉजी, वो इनग्रेंड अभी भी है। नहीं, वो तो है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी आइडेंटिटी के प्रति बहुत अवेयर हैं, और उस अवेयरनेस में वो प्राउड फील भी करते हैं कि मैं ये हूँ और मैं इसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा बात गड़बड़ हो जाती है। जैसे उस गाने की आपने बात करी, मेरे को एक बात और याद आ गई थी कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई एक लड़की बोल रही कि मैं आपको कुछ कहानी सुनाती हूँ अपने घर वालों को, तो बोलती कि हाँ बस सुना। तो वो बोलती कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों के गोद मिल गए, खत्म कहानी। तो देखिए अब ये बात है, अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या है। अब यहाँ पे दो सिस्टम चलते हैं। एक तो विलेज एक्सोगेमी जिसको हम कहते हैं कि भाई आपका गांव के बाहर शादी हो, पहली बात, चलो ठीक है, आपकी जो भी जस्टिफाइड है। बट ये जो इंटर कास्ट वाला गेम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी, क्योंकि कास्ट को सीधा सीधा चैलेंज यही करता है आपकी। अब जब मान लो कोई भी दो समाज की बात है, ठीक है, वो आपस में शादी कर रहे हैं, तो बच्चे की कास्ट क्या होगी, ये मेल के साइड से आप ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत हेजिटेट करके चीज़ें करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज पे जब तक अब अम्बेडकर का एक पेपर है कास्ट एंड इट्स जेनेसिस, इतना ब्यूटीफुली ड्रिवन पेपर है, 1923 के आसपास उन्होंने लिखा था, 22-23 के आसपास। तो उसमें एक बहुत बढ़िया उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि जब तक आप ये इंटरकास्ट मैरिज वाला सिस्टम नहीं स्टार्ट होगा ना, तब तक ये कास्ट को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस इंटर डाइनिंग से कुछ नहीं होने वाला। आप साथ में बैठ के रोटी खा दे रहे हैं, बाद में जाके उसको हाथ धो दे, उल्टी भी जाके कर दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट एट ऑल द डिफरेंशिएशन। क्योंकि जब जैसे ही बात आती है अब रोटी बेटी देने की, बेटी की स्पेशली बात आती है, तो नहीं होता वो। और जब तक ये नहीं होगा तो टूटेगा कैसे। और सेम वही चीज़ आज भी प्रपोज कर रहे हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि अब जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे मैं एक मेरे दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज़ है, अगर मैं इनफैक्ट उनको काउंटर आर्गूमेंट नहीं दे पाया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम पढ़ा लिखा के अपनी बेटी, ही केम फ्रॉम द ओबीसी बैकग्राउंड, तो उन्होंने बोला कि हम पढ़ा लिखाने के बाद अब ठीक है, उसको अपनी कम्युनिटी में नहीं मिल रहे लोग, सपोज ये एससी कम्युनिटी में नहीं मिल रहे या ओबीसी में नहीं मिल रहे, तो हम इंटरकास्ट करवाने के लिए जाट्स को क्यों दें, वो कभी देते हैं क्या हमको। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, और हमने इतना पढ़ाया है तो हमारे समाज को फायदा हो कि उनके समाज को फायदा हो। दैट काइंड ऑफ ब्रूटल इमेजिनरी कास्ट आइडियोलॉजी दे हैव एम्बेडेड इन देयर माइंड। मेरे को तो सबसे फालतू ये चीज़ें लगती हैं। आप ये तो बात बता रहे हो, मैं इसी को आपको आगे करता हूँ बात को, कि हरियाणा में अभी क्या हो रहा है कि जाट पार्लियामेंट,
ब्राह्मण पार्लियामेंट, दलित पार्लियामेंट, ये कबीरपंथी, और ये आपका कोई वो खाती पार्लियामेंट, ये इतनी बेहूदगी है कि इनसे ज़्यादा बेहूदगी किसी चीज़ में हो नहीं सकती। और यही जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा डीप रूटेड हैं और सबसे ज़्यादा डिवाइड कर रही हैं। कि आप कैसे सोच रहे हो कि हमने कोचिंग क्लासेस खोली हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बच्चे पढ़ेंगे? सही बात है। दिस इज कम्प्लीटली बोल्डेड एस। तो इस तरीके का समाज हम धीरे 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 जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उसमें हम वही कर रहे हैं कि अपने पढ़ लिख के हम ये पढ़ लिख रहे हैं कि हमें अपने समाज को मजबूत करना है। और हम समाज का मतलब होता है कास्ट, नॉट द होल सोसाइटी। इसमें मुझे इसी बात में मुझे एक चीज़ सबसे बड़ा इशू लगता है। अब थोड़े साल पहले एक घटना हुई है इंडिया में। उसमें क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ब्रिटेन में के उस टाइम पे जनरल डायर ने करवाया। उन्होंने कभी अपोलॉजी नहीं मांगी थी। पिछले कुछ साल पहले एक वहाँ से हाई कमीशन से एक बंदा आया और मोदी के साथ में आके उन्होंने पब्लिकली यहाँ पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित की और बोला कि वी आर वेरी सॉरी टू इंडिया कि हमने आपके साथ इतनी ब्रूटैलिटी करी, निहत्थे लोगों को मारा और जो बिल्कुल इनोसेंट लोग थे उनको मारा। मुझे लगता है ये ट्रेडिशन थोड़ा चलना चाहिए इंडिया में कि जिन लोगों ने अभी क्या है कि मान लो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई ठीक है एक समाज के बहुत कुछ मिला, एक को नहीं मिला, तो वो उस पर प्राउड करने के बजाय अगर वो उसका एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ इनग्रेंड हो कि वी शुड बी अपोलॉजीज टू यू। जैसे बहुत सारे लोग गाली देते हैं रिजर्वेशन को इस सेंस में कि भाई 70 साल से ले लिया ना, अब क्या दिक्कत है, अब तो हो गए, एक जनरेशन आ गई, दूसरी जनरेशन में आपको अब भी क्यों चाहिए। तो अगर मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाए कि 5000 सालों से चल रहा था, 5000 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, आपको 70 साल में प्रॉब्लम हो गई है तो एक बार वहाँ तक तो जाने दो। अभी आप ये देखिए, चलो वो एक पर्सपेक्टिव देखिए, दूसरा पर्सपेक्टिव ये एक्सक्यूज तो है, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, पर रिजर्वेशन में भी ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो फेयर हो, एटलीस्ट फेयर इन द सेंस ऑफ व्हाट। अब मैं इसको हरियाणा के गवर्नमेंट के डाटा से बताता हूँ आपको। देखिए हाँ, फेयर इन द सेंस कि भाई इकोनॉमिक उसके ऊपर हो रहा है। आप इकोनॉमी कह रहे हैं, हाँ ठीक है। उसके अंदर में जो आप जिनको रिजर्वेशन मिलता है उनमें इकोनॉमिक के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, डिस्क्रिमिनेशन तो कास्ट के बेस पे। पर अंबेडकर तो कहते हैं कि इकोनॉमी ही सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। अगर आपके पास पैसे आ जाएंगे तो कास्टिज्म और ये सारा खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है जो फ्यूडल सोसाइटी है उनका जो सबसे पावरफुल वेपन है वो तो पैसा और फ्यूडल सोसाइटी में है कौन, आप ये तो देखें ना, फ्यूडल सोसाइटी में दलित्स नहीं है। वो उसी का हमें अगर उल्टा करें हम इसी का अगर आप दलित्स को भी फ्यूडलिज्म बना देंगे तब भी वो नहीं फ्यूडलिज्म नहीं है। अगर दलित्स के पास पैसे आते हैं या फिर उनके पास वो रिच होते हैं किसी न किसी तरीके से, वेरी रिसोर्सफुली रिच होते हैं, तो कम से कम थोड़ा तो कम होंगी ये चीज़ें। थोड़ा कम मान लिया आपकी बात है, लेकिन कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं जा रहा ना। कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा। कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन तब जाएगा जब आप कास्ट आइडियोलॉजी को हिट करोगे। इकोनॉमी को हिट करने से काम नहीं बनेगा, जब तक उस मेंटेलिटी को हिट नहीं करा जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब एक बात सोचिए कि एक समाज को बहुत सारे टाइम से चीज़ें मिल रही हैं। अब इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, एक साधारण एग्जांपल जो हम घरों में देखते हैं। मान लो आप अभी जैसे हम चाय पी रहे थे, तो चाय का प्याला लेके मान लो मैं घर में मेरे बैठा हूँ और बाहर निकल रहा हूँ बरामदे से, और मान लो मेरी मोम से या बहन से किसी से भी मेरी थोड़ी टक्कर हो गई, वो चाय का प्याला नीचे गिर गया, ठीक है, वो टूट गया। 1 दिन हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन हो गया कोई बात नहीं। अगर वो रेगुलरली 1 महीने साथ हो रहा है, ठीक है, तो देन इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। कहेगा यार क्या पागल आदमी है, और मैं भी बोलूँगा अरे आप क्या पागल हो, रोज़ की रोज़ मेरे से टकरा जा रहे हो, प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो देन इट्स नॉट एक्सीडेंट, इट्स अ पैटर्न। अब यही चीज़ आप सोसाइटी पे देखिए। अब एक बार आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है भाई, आप ए क्लास में सारे आपके लोग मान लिया और डी क्लास में सब हमारे लोग मान लिया, वो 70 साल से वही चलता रहेगा क्या? तो एक बार मान ले कि वो गलती कर दी, ठीक है, तो क्या वो पैटर्न नहीं है, आज तक भी बदला नहीं? तो उस सेंस से आप देखिए कि कहीं ना कहीं समाज के पास पैसा आया नहीं, क्या पैसा आया, दलित मिडिल क्लास ही मर्ज हुआ ना, लेकिन उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन हटा गया। आज भी आप देखिए घोड़ी पे चढ़ने में दिक्कत है, ठीक है, मुस्टैच रखने पे दिक्कत हो जा रही है, मर्डर हो जा रहे हैं, हाथरस जैसा कितना ब्रूटल कांड है। इनफैक्ट द पुलिस ऑल्सो व्हाट दे डिड एवरीबडी नोज अबाउट। और आप ये देखिए कोलकाता कांड हुआ, कितना हाइप हुआ उसके बारे में, हाथरस के बारे में कितना, बड़ी मुश्किल से जाके वो भी जब उनको लगा कि पुलिस ने रातों रात लाश फूंक दी, तब जाके उनको लग रहा कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा क्यों है कि एक, अब जैसे खाप पे मैं बात करूँ तो एक समाज की बेटी की अगर इज्जत है तो फिर तो पूरे गाँव की इज्जत है, लेकिन वहीं दलित की बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो वो गांव की इज्जत नहीं है, दैट्स द ओनली इंडिविजुअल दलित की बेटी की इज्जत। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
क्योंकि आपने उसे फिर वो तो सोसाइटी का ओनर बना दिया, एग्जैक्टली आपने गांव का ओनर बना दिया। हाँ, लेकिन उसके केस में नहीं हो रहा, उसके केस में तो उसके घर की बात है। हाँ भी आर्यन, व्हाट्स योर ओपिनियन? एक्चुअली मैं देख रहा था, जैसे जो आपने कहा कि जो अंबेडकर के जो आइडियाज थे, एक तरीके से उन्होंने कहा था कि कास्ट को अबोलिश करना है, तो उन्होंने एक दो तीन तरीके से मूल मंत्र टाइप दिया था कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा बड़ा है एक तरीके से। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है और जो एजुटेशन वाला लेवल है, वो हम देखते हैं कि एक जो रिलीजियस पोलराइजेशन का केस हो रहा है इंडिया में, जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज्ड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो वहां पे दलित्स कितने ऑर्गेनाइज्ड है और वो कितने केपेबल है एजिटेट करने के लिए, सिंस आप सोशल मूवमेंट्स पढ़ रहे हो दलित बेस्ड, क्या लगता है आपको? रिलीजन बेस पे पोलराइज्ड होना, रिलीजन बेस्ड पोलराइजेशन का जो एटमॉस्फेयर है उसमें दलित्स को एक तरीके से एक ब्रॉडर कैटेगरी में डाल दिया है कि वो हिंदुइज्म के अंदर आएंगे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है, तो विद इन हिंदुइज्म जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ जो एजुटेशन जरूरी है, उसके खिलाफ जो दलित का आपस में आना जरूरी है, वो कितना हो रहा है आज के टाइम पे? देखिए, पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन के बेस पे जो बात हो रही है वो बात तब तक है जब तक आप पावर की गेन के लिए, यहाँ पे दो तीन आइडियोलॉजी हैं। अगर मैं दलित के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो तीन पहलुओं पे दलित रहते हैं। पहली बात है मेजर पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस दे टेक दलित्स एज अ फॉर ग्रांटेड क्यों? कि भाई ये तो हमारे साथी हैं और वोट कहाँ देंगे। ठीक है, फॉर बीजेपी इट्स अ टोकनिज्म कि ठीक है इनको ये हिस्सा दिया बट मेजर उनके इश्यूज हैं उस पर बात नहीं हो रही। ठीक है, फॉर लेफ्ट दे टोटली कास्ट ब्लाइंड, उनके लिए क्लास मैटर करती है। और जो रिलीजियस पोलराइजेशन की बात है, ये बात हो रही है बस बीजेपी की रिजिम में, राइट? एम आई राइट? तो वो उस रिजिम में आप ये देखिए, जब पिटने की बात आ रही है तो उसमें दलित सारे हैं। ठीक है, अब जैसे पीछे बाबरी मस्जिद का एक पोस्टर बॉय का बड़ा वो चल रहा था, दैट वाज दलित, बट उसका आज का ऑक्यूपेशन क्या है? स्टिल लाइक नॉर्मल जो एक दुकान चला रहा हो। ठीक है, उस पोलराइजेशन के बाद देखिए, अब एक पीछे एक स्कॉलर हैं कांचा इलिया करके, उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है शिलान्यास करवा दे रहे हैं दलित से, आप उसको प्रीस्ट बनाएंगे क्या? तो वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि अब उस कहानी को थोड़ा और एक्सटेंड करके देखिए, जो प्याला गिरा चाय का, तो सपोज आपके घर में कोई सफाई करने वाली है, करने वाला जो भी है, तो वो रोज़ सफाई कर रही है, एक उस प्याले को बनाने वाला है, तो बनाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसका सामान बिक रहा है। लेकिन जो सफाई कर रहा है उसको रोज़ प्रॉब्लम है कि यार क्यों करे जा रहे हो लोग। और पिछले 70 साल से अगर वही चीज़ चल रहा है, आज भी वो डाटा अगर देखें निकाल के, मैं 2000 का डाटा आपको अगर साइट करूं तो हरियाणा में मेजोरिटी, अभी इस पे मैं बात करूंगा वर्डिक्ट पे, तो उसमें भी आप देखिए तो मेजोरिटी तौर पे 4th क्लास में ही दलित लोग एम्प्लॉयड है। आज भी क्यों एम्प्लॉयड है? हार्डली 5% इन टॉप मोस्ट ए पोजीशन, जिसकी हम बात करते हैं IAS IPS वगैरह, ब्यूरोक्रेसी के टॉप मोस्ट या प्रोफेसर वगैरह जितने भी हैं, उसमें हार्डली 5%, हार्डली। और फिर आप किस बेस पे कह रहे हैं? और रिलीजियस पोलराइजेशन में दलित जो है वो अगर आ भी रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक हिंदुत्व के एजेंडे में, उसमें उनका जो मेन मुझे लगता है कि वो आइडियोलॉजी से एक तो उनको अपनी दाव पे लगा के रख के साइड में फिर आना पड़ रहा है। क्योंकि अम्बेडकर राइट आइडियोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें कहीं भी रिलीजियस बेस पे आपको जो मोबिलाइजेशन उसकी बात अम्बेडकर कभी भी नहीं करता। ठीक है, और दलित का जो एक मूवमेंट रहा है, 3 मूवमेंट जो मैंने आपको बताया, कांग्रेस का है, दूसरा बीजेपी का है, एंड तीसरा लेफ्टिस्ट जो लोग है। लेफ्टिस्ट के जो है यहाँ पे इतना कुछ है नहीं क्योंकि वो कास्ट की बात ही नहीं करते, उनके लिए क्लास बड़ा इशू है। ठीक है, तो रिलीजियस पोलराइजेशन में इन 3 धुरियों पे आप देखें तो मेजोरिटी तौर पे दलित इसमें कहीं भी फिट नहीं होते उनकी आइडियोलॉजी के लिए। अगर आप अम्बेडकर से ड्रिवन करें फिलोसॉफिकली उस सेंस में देखें तो कांशीराम ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा, तो उसकी एक जो बात है, और मुझे इस बात में अगर मैं क्लियरिटी से कहूँ, बहुत मतलब एक टू बी ऑन अ पोलाइट नोट और बहुत ही असर्टिव अगर कोई चैलेंज देता है हिंदुत्व एजेंडे को, तो अम्बेडकर राइट आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं दे पाती इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि दे डोंट टॉक अबाउट कास्ट। और अम्बेडकर आइडियोलॉजी से सबसे सीधा खतरा है। और उस तौर पे आप देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि चंद्रशेखर रावण से खतरा है, क्योंकि इज़ वेरी असर्टिव और वो बात करते हैं, और इसीलिए उनको ट्राई करते हैं कि भाई इनको जैसे भी टोकनिज्म के थ्रू कुछ आप एक मंत्रालय दे दो और फिर उसके बारे में बात करना बंद करो, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी। तो रिलीजियस पोलराइजेशन में वो फंसे जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है दैट्स वेरी पैरालिसिस टू देम। इसी का मैं एक और देख रहा था, जैसे आपने काशीराम की बात की, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर वो बाद में BSP एक पार्टी बनी, और अंबेडकर भी बोलते हैं कि जो बहुजन समाज है उसका एक कोalition होना चाहिए जिसमें वो बहुजन समाज में अदर बैकवर्ड क्लासेस भी इंक्लूड करते हैं, SC करते हैं, ST करते हैं, माइनॉरिटीज करते हैं।
जो बीएसपी ने एक कोalition ड्रॉ किया 1990s में और 2000 में बेसिकली, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट भी बनी यूपी में। आज बीएसपी डिक्लाइन पे है और आज जो एक तरीके से जो बहुजन कोalition बनाना एक तरीके से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है पॉलिटिक्स में। तो आप बीएसपी के डिक्लाइन की क्या वजह मानते हैं, और एक जो बहुजन कोalition का अम्बेडकर का आइडिया था वो कितना फिजिबल आज के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए फिजिबल डिक्लाइन के बहुत सारे रीज़न, डिक्लाइन का एक रीज़न नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा भटके, बिकॉज जो कांशीराम जी ने नारा दिया, उन्होंने कहा भी बहुजन की बात करेंगे। जैसे उन्होंने सर्वजन की बात नहीं करी थी कि भाई ठीक है, उन्होंने तो यहाँ तक नारे दिए हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो तिलक तराजू इज एवरीबडी नोज कि किस किस क्लास की वो बात हो रही है, क्योंकि ही क्लियरली आइडेंटिफाई, जैसे आज के केस में अगर बीजेपी जो कर रही है कि भाई मुस्लिम को हमें नहीं चाहिए, हमें आपका सपोर्ट भी नहीं चाहिए ना आपको वोट चाहिए। वोट चाहिए भी तो सपोर्ट तो नहीं चाहिए आपको, आपकी सीट नहीं। आप देखिए किसी भी उसमें नॉट इवन इन द कैबिनेट, नॉट इवन इन द इशू ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहीं पे बात नहीं है, ठीक है। और उसके बेस पे उन्होंने मोबिलाइज कर भी लिया वो चीज़। तो कांशीराम को भी ये चीज़ क्लियर थी कि उनको पता था कि भाई अगर हम इनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो ये दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो हम इन लोगों को एक बैकवर्ड्स उसकी बात है जो नहीं, उनका अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखें तो उन्होंने ऐसे ऐसे राह चलते लोगों को भी टिकट दिए जो एक छोटी सी दुकान पे अगर मान लो मोची का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को भी दिया है। तो उसका ऑब्वियसली फेलियर उस सेंस में जा रहा है क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो स्टिक नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी बात, इतने असर्टिव नहीं है उनके तौर पे अगर देखा जाए। अभी अगर मान लो अब उनके, ठीक है, वट आई फॉरगॉट द नेम, आनंद करके कोई जो है, आकाश आनंद, तो अभी काम कर रहे हैं वो, ठीक है, बट वो कितना काम कर रहे हैं वो तो आपको भी सबको पता है, ठीक है। चंद्रशेखर रावण एक काम कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी से कमिटेड है, तो उस सेंस में उनको बेटर कर पा रहे हैं। अब मुझे उसमें ये लगता है कि जैसे क्या पहले जब कांशीराम ने मूवमेंट स्टार्ट करा महाराष्ट्र में, अम्बेडकराइट आंदोलन जो है वो काफ़ी पहले से चलता है, क्योंकि अम्बेडकर ने भी वहाँ पे काम करा। उसके बाद ज्योतिराव फुले, उससे पहले, उनसे पहले ज्योतिराव फुले ने भी काम करा हुआ था। तो एक भूमि है, मतलब ऑलरेडी ग्राउंड तैयार है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट कमर कोई आ रहा है और उसको आगे काम करना पड़ रहा है। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई काम करूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं दिया उनको सीधे सीधे तौर पे। तो उन्होंने, उनका कुछ कुछ भाषण आप सुनेंगे तो उसमें वो कहते भी हैं कि वहाँ वाले लोग तो मुझे सीधा कहते थे कि ये जो है मराठी में वो कहते थे कि ये हो सकत नहीं, कि ये हो ही नहीं सकता। जो आप बता रहे हो ना ये बातें कि भाई सबको इकट्ठा जोड़ देंगे, जाट भी उसमें आ रहा है और ये चमार भी आ रहे हैं, वाल्मीकि भी आ रहे हैं, और सीधा जितने भी SC BC टोटल उसकी बात है, माइनॉरिटीज़ की भी बात है, उन सबको लेके हम एक ग्रुप बनाएं और जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में फाइट करें। एंड ही प्रूव दैट, उन्होंने बनाया भी, प्रूव भी कर दिया। तो उसके बेस पे आप ये देखिए, काउंटर सबसे बड़ा चैलेंज अगर दिया तो उन्होंने दिया, और सबसे बड़े स्टेट में करके दिया। तो मेरा कहना बस इतना सा है कि आज के टाइम में अगर खतरा उनको इस सेंस में किसी से, तो अम्बेडकर आइडियोलॉजी से है। क्योंकि आप देखिए जब तक आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप देखिए उनका कल्चरली, क्योंकि ये ड्रिवन है बुद्धा के टाइम से। अम्बेडकर आइडियोलॉजी की बात करें तो अम्बेडकर की एक बड़ी फेमस बुक है रिवोल्यूशन एंड इट्स काउंटर रिवोल्यूशन, जिसमें वो उनका एक बड़ा फेमस कोट भी है। उसमें वो कहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री इज़ नथिंग, इट्स ओनली अबाउट द टसल बिटवीन द ब्राह्मणिज्म एंड द बुद्धिज्म। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे अब ठीक है, अभी जैसे मंदिरों की बात चल रही है, खुद के देखे तो नीचे और भी बौद्धों के भी धर्म है। ऐसे विवेकानंद की एक किताब है, उनमें उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है, जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ये हमने बौद्धों के उसको उड़ा के बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काउंटर आप देख रहे हैं, मतलब उस सेंस में अगर ड्रिवन करें तो ये सीधा सीधा तौर पे उसी का रीज़न है। तो बहुजन का जो नैरेटिव है उसके ऊपर बात ये कि उसको एग्जैक्टली जो इम्प्लीमेंट करेगा तो वो सक्सेसफुल तो होगा। इनफैक्ट मुझे ये चैलेंज बल्कि हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि यहाँ पे कैसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि अभी वो आ रहे हैं, दैट्स अभी चंद्रशेखर आज़ाद और उन्होंने कोएलिशन भी करा था। बट यहाँ पे टसल देखिए ना आप, क्योंकि कन्फ्रंट बहुत डायरेक्ट है, पर यहाँ पे जाट्स एंड दलित्स का कन्फ्रंट बहुत डायरेक्ट है, पर वो साथ में भी रहे हैं हमेशा। हाँ, अभी मैं कुछ किसी से बात भी कर रहा था, मतलब है बहुत सारी हैं, साथ में भी रहे हैं, अलग भी रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो how do you see the role of Dalits in this verdict? This verdict, which verdict, like? This assembly verdict. Haryana assembly. दलित्स कैसे देख रहे हैं? नहीं, रोल ऑफ देम। अच्छा, अब रोल ऑफ देम देखिए, अब रोल सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो वो दोनों सेंस में अभी दलित राजनीति थोड़ी डिवाइडेड है। डिवाइडेड क्यों है? क्योंकि जो बीजेपी का एक बड़ा वो आया इसमें कि भाई उन्होंने एक SC में से एक कम्युनिटी को अपीस करा कि भाई आप SC में से भी डिप्राइव्ड हैं, और डिप्राइव्ड हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, एक सब कैटेगराइजेशन की जो बात करें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट के बाद, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक दे देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पिछड़े हो।
ठीक है, वो समझ में आती है कि बात भाई वो समाज अगर उसका नहीं है रिप्रेजेंटेशन, सपोज कि हरियाणा के केस में अगर बात करें तो चमार कास्ट थोड़ी कंपेरेटिवली ऊपर मानी भी जाती है, उन्होंने एजुकेशनली वो मोबिलिटी मिली भी है, और वाल्मीकि समाज है, ये ठीक है, धानक समाज है, उन सबकी जितनी भी बात है वहाँ पे नहीं है इतना, तो ठीक है आप दो। लेकिन उसका सबसे बड़ा इशू पता है क्या हुआ? इशू सबसे बड़ा ये हुआ उसके बाद से वो पॉलिटिकल जो कंसोलिडेशन था, जो एक दलित वर्ड के कहते ही पूरा समाज की अगर कोई बात आ रही है तो एकदम से लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, अब वो नहीं हो रहा। तो ये जो इनडायरेक्टली जो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, तो वो इसका सबसे बड़ा नुकसान है। और इसी में आप देखिए बीजेपी का जो मेन 10% हरियाणा में अगर आप बात करें तो जो मोस्ट बैकवर्ड है 10% है, और बाकी जो कम्युनिटी रह जा रही है वो 10%, मतलब टोटल 20% 22% के आसपास दलित आबादी है हरियाणा में, तो उसमें से 10% का सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ भी है। और उन्होंने इसलिए प्री पोल अलायंस में कहा भी था कि भाई हम आते इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा डेंट यही है। तो इसके काउंटर में हम लोग यही कहते हैं, मतलब कि ठीक है वो बहुत ज़रूरी है देना, बहुत ज़रूरी है देना, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डेंटिंग देयर इंटायर पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो उसका काउंटर क्या हो रहता है, उसके काउंटर नॉट इन ए सेंस ऑफ काउंटर, बट उससे बेटर आइडिया क्या था कि भाई आपको 10% या 5% अगर EWS के लिए आ सकता है तो उनके लिए अलग से नहीं बन सकता क्या? 20% में भी रखो और उनसे अलग को भी दो, क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे आप देखिए ना, OBC के लिए भी रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% करा, हरियाणा ने अब जाके 27% करा। कितने सालों से हार्डली 5% OBC को रिजर्वेशन मिल रहा था। और वर्डिक्ट अब चलो ठीक है ले आए 2000 के आसपास, अब देखिए 2010 तक भी आप देखेंगे ना आंकड़े, अगर हरियाणा सरकार अपने आंकड़े पेश करे तो 20% रिजर्वेशन फिल नहीं कर रहे। 2010 तक भी 17%, 20% रिजर्वेशन दे रहे हो शेड्यूल कास्ट को, 17% ही फिल कर रहे हो, 17% में से भी मेजोरिटी जा रहा है 4th क्लास में। हाँ, तो आप कैसे जस्टिफाई कर देंगे कि जो क्लास अभी स्ट्रेंथन हुआ ही नहीं, वो 20% तो पूरा दे नहीं रहे, अब कह रहे हैं उसमें 10-10 और कर दो। जस्ट आपको क्या लगता है बीजेपी को कितना % दलित वोट गया? 10%? मैं देखो परसेंटेज में मैंने अभी तक डाटा नहीं देखा एग्जैक्ट, बट हाँ मेजोरिटी गया है। और मेजोरिटी इन द सेंस मेजोरिटी अगर 20-22% है तो मेजोरिटी 15-18%? बीजेपी को 15, अब मैं बिना उस पर इफेक्ट के मैं बता नहीं सकता ना एग्जैक्ट कितना गया, बट हाँ ये है कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन है उसका अच्छा खासा उनको परसेंटेज में अगर बोला जाए तो मेजोरिटी उनको गया है। ओके, हाँ, क्योंकि वो डिप्राइव्ड हैं उनको अपीज कर दिया ना इस लेवल पे, आपने बोल दिया कि मैं आपके हक की बात करूंगा, तो आप क्यों नहीं आएंगे साथ में? सीधी बात है, उसमें तो कोई डाउट बचता नहीं। पर वो तो वोटर कांग्रेस का रहा है हमेशा। कांग्रेस का रहा, लेकिन कांग्रेस में आप देखिए ना, अब यहाँ पे जब बात हुई कांग्रेस का, इन्होंने सबसे पहली बात पहले ही दलित उनको क्लियर था कि जैसे आए तो हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा, एंड दे सो द ब्रूटैलिटी ऑफ हुड्डा, मिर्चपुर कांड से लेके हजारों कांड हुआ, एवरीबडी नोज अबाउट दैम। तो उनको ये फियर था। अब देखिए जो मैं पब्लिक अपोलॉजी की बात कर रहा था ना, मुझे लगता है कि चलो ठीक है आज के टाइम में क्या हो रहा है कि भाई ठीक है जिस समाज के ऊपर शोषण हुआ वो तो रिवोल्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो जाए कहाँ भाई, आप दे ही नहीं रहे। अब सर छोटू राम ने एक बड़ा उनका फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा खेल रहा है ना तो खेलने देती है, तो कि नहीं रो रहा है ठीक है खेलने दो, और जब वो बच्चा रोने लग जाता है कि अब तो भाई भूख लग गई, तब जाके माँ दूध पिलाती। तो सर छोटू राम ने कहा कि बिना मांगे तो माँ दूध नहीं पिला रही, तुम सोच रहे हो तुम्हें अधिकार मिल जाएंगे, चांस ही नहीं, यू हैव टू फाइट फॉर इट। तो सेम चीज़ उसमें भी है। तो आप ये जो टसल है हुड्डा भूपेंद्र सिंह और हुड्डा और शैलजा और ये जो सारा हुआ है कि ये मेजर रीज़न था? मेजर रीज़न है ही ऑब्वियसली, क्योंकि आप उनको जब तक उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे। चांदराम जी एक बात कहते थे कि भाई इनको आप दूरी क्यों करते हो, छाती से लगा के रखो ना, आपसे एंटागोनिज्म में आई क्यों रहे, इनको ऐसा आप इनसिक्योरिटी प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं। बीजेपी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करी कि हाँ भाई हम आपका ध्यान रखेंगे अगेंस्ट द डोमिनेंट कास्ट ऑब्वियसली, एंड दे साइडलाइन द एंटायर जाट्स एंड दे डायरेक्टली वॉन। दैट्स द ओनली रीजन, बिकॉज आप तो उनको अलग से फील करवा दे रहे हैं ना। आपने शैलजा का वो कहा, उसके बारे में किसी भी उसने बयान दिया नहीं दिया, कोई अगर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बात करे दिया बट वो सीधे सीधे तौर पे दिख नहीं था वो, हाँ। जो एक जो इंप्रेशन क्रिएट करता। मैंने पहले भी बात करी इस बारे में कि आज का समाज बेवकूफ़ नहीं है, उनको साफ समझ में आ रहा है कि यार आप कितने दिनों बाद बोल रहे हो और आपकी अकड़ नहीं जा रही। एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ चौधर एटीट्यूड इज स्टिल इन योर माइंड, दैट फ्यूडलिज्म एटीट्यूड कि नहीं ये तो हमारे उस पर काम करने वाला है, हम इनको कोई कैसे होते थे, हम इसको बराबरी में कैसे आने दें। तो ऐसे प्रेम चौधरी का एक बड़ा फेमस आर्टिकल भी है, उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट आवर जॉब्स देन आवर बेटी, कि पहले उनका एंटोगनिज्म क्या है कि पहले तो हमारी नौकरियाँ ले रहे थे, अब हमारी बेटियाँ भी मांग रहे हैं। तो ये जो है ना समस्या, इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं पब्लिक अपोलॉजी की बात करूँ वो समझ में आना चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दो। दैट्स वेरी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आई वुड से, नॉट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट।
स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तो इससे भी ज़्यादा है। आप ये देखिए ना कि समाज एग्री नहीं करता इजीली, क्योंकि अब जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं दलित्स की बात कर रहा हूँ सपोज, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, भाई जिसके साथ जो हो रहा है उसकी बात नहीं करें। वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ना, इतिहास में हो गया, आप जाने दो उनको, क्या बात है, आप थोड़ी पॉजिटिव माइंडसेट की बातें करें। तो मुझे लगता है कि जब तक आप ठीक है आप सफाई कर रहे हैं, तो इसके नीचे आप कर्टेन के नीचे अगर उस कचरे को कर दें, उससे कचरा साफ नहीं हो रहा, उसको देखना भी पड़ेगा, एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और चीज़ें फिर बदली जाएंगी। तो ऐसे मंटो साहब मंटो की एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अगर ये ज़माना मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फिर नॉट एक्सेप्टिंग माई पेन, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि आप मेरे उसको बदलने की बात करेंगे। आप तो पहले एक्सेप्ट तो करिए कि आप पेन दे रहे हैं, तभी तो आप बदलने की बात करेंगे। तो यही केस हुआ। अब जाट्स लोग हैं वो उसमें नहीं कर रहे हैं ना बात, आपने दोनों कह दिया कि हमें कोई फिक्र नहीं है भाई। और दूसरी बात है वो रिप्रेजेंटेशन कितना दे रहे हैं। आप देखिए कितने दलित लीडर उभरे हैं विद इन द जाट डोमिनेंस, जब चीफ मिनिस्टर उनके हाथ में रही, कितने दलित लीडर उभरे हैं आप देखिए। इसमें भी जो आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी थोड़ी देर पहले कि जाट्स और दलित का जो एक मेजर कनेक्शन है वो है लैंड उस पर जो सीरी वाला जो कनेक्शन है। पर उसमें भी उसकी भी अलग अलग सच्चाइयाँ हैं, और उसके लिए भी ये होता है कि भाई आप हमेशा वो साथ रहते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, वोटिंग में भी, और फिर एक उनको भी आप इस तरीके से ही ट्रीट करते हैं कि भाई इनके कोई दुख हो, कोई ब्याह हो, शादी हो, तो हम मदद कर देते हैं। तो इसमें भी एक सुपीरियरिटी तो है। दैट्स अ मर्सीफुल सिचुएशन कि अब दया के भाव से दे रहे हैं कि ठीक है तेरा काम नहीं चल रहा, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। वो नहीं, जब आप उसको भाईचारा और बराबरी, जो भाईचारा की बात करते हैं ना, तो भाईचारा वो भाईचारा है नहीं जब तक आप लात खा रहे हैं। भाईचारे में तो हरियाणा में तो भाईचारे का मतलब तो सुपीरियरिटी कास्ट का भाईचारा। हाँ और उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप भाईचारा खराब कर रहे हैं। अगर आप हिस्सा मांग रहे हैं तो आप भाईचारा खराब कर रहे हैं, वो बात है, वो प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे देखिए ना, आप वुमेन के केस में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ठीक है आप वुमेन के हक में या उसके अगेंस्ट में उसका पूरा फैसला चल रहा है, वुमेन है ही नहीं पंचायत में, उसके बारे में पूरी बात हो रही है कि मुद्दा किसका, मेरा, मैं हूं ही नहीं पंचायत में। तो ये मतलब किस तरीके की बातें हो रही है, आप ये सोचिए ना। हाँ, तभी तो एक नॉन रेलेवेंट हो गई खाप पंचायत। अब आप देखिए ना, मैं एक से बात कर रहा था, वो बोलते कि यार हमारा तो बड़ा भाईचारा है। मखा भाईचारा किस लेवल पे? कहते नहीं हम तो सरपंच वगैरह सब बनते हैं। मैं मुझे एक बात बताइए, रिजर्व सीट से छोड़ के आज तक कोई सरपंच बना क्या? मखा जब रिजर्व आ गई तब तो बना दिया उससे जी। एक बार कुछ वो था उसका, बाकी तो नहीं। मस्जिद कितने साल हो गए आज़ाद हुए, आप सोचिए। तो छीन के लेना पड़ रहा है ना। सर छोटू राम ने भी कहा, अम्बेडकर ने भी कहा, हर किसी अच्छा, ने कहा। अम्बेडकर की एक और बात है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो, वो शेरनी का दूध है, और जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ट्रू। खाप पंचायत, दलित और एजुकेशन, तीनों को मिला के कैसे देखते हो आप? खाप पंचायत को रिलेवेंस बचा नहीं ना। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात करो। हाँ, हरियाणा कॉन्टेक्स्ट में अब इतना लेजिटिमेट कहाँ है? नहीं, अब पंचायत तो नहीं होती, पर उनके जो फरमान, उनकी जो मेंटेलिटी, वो तो लोगों में अभी भी है ही। वो मेंटेलिटी तो ऑब्वियसली वो रहेगी, वो एजुकेशन के थ्रू ही चेंज होने वाली है। अब इस पर देखिए ना, अब आजकल के लोग जितने पढ़ रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद उनके चीज़ में वो चेंज आ रहा है कि भाई हम ठीक है, हम दूसरी कास्ट के साथ हमारा इंटर मैरिज भी हो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी हम करें, लेकिन जस्ट बिकॉज कि घर से वही आता है कि नहीं आपको आपकी जात का देखना है, आपको आपके गोद का नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाप का रोल ही वहीं तक है। नहीं, आप एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए ना कि पढ़ रहे हैं, पढ़ के वो हिंदू बन रहे हैं। आई मीन सो कॉल्ड हिंदू, कि नहीं वी आर हिंदू। और पढ़ का नहीं, देखिए हाँ, इसमें दो डिफरेंस है। पढ़ने का आप किस सेंस में बात कर रहे हैं? देखिए पढ़ना, एक पढ़ना, मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन वो बात अगर उनकी बात है कि उनकी खुद की शादी की बात आ रही है अगर सपोज, तो वो कहते हैं कि ठीक है कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये पसंद है या नहीं पसंद है, बट शादी नहीं हो पाई। इसमें मैं आपको बताऊं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक लेख है, उनकी एक झूठन करके एनसीईआरटी में भी उसका जिक्र, वो आत्मकथा उनकी। हाँ पढ़ा है। तो उसमें एक बड़ा सुंदर वाक्य है। उन्होंने एक बार क्या हुआ कि मुजफ्फरनगर के पास उनका गांव था, तो वहाँ पे क्या प्रथा थी कि आप मान लो शादी करने किसी गांव में गए, तो उनके वो एक बार ओम प्रकाश वाल्मीकि 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो वो किसी गांव में गए जहाँ पे बारात, उनका कोई दोस्त था, वो 9th क्लास में था, उसकी शादी हो गई। आज उस टाइम तो पहले जल्दी कर देता था, तो उसकी शादी के लिए उसने कहा कि यार चल ले तू भी, तो कह रहा यार मैं नहीं जाऊँगा ये वो। तो उसको फिर कहा नहीं बारात में अपना बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे, तो चलते हैं। वो रेडी हो गया, चला गया। तो वहाँ उस गाँव में उस टाइम पर प्रथा क्या थी कि अगर किसी दलित के घर में शादी हो रही है, ठीक है, तो जहाँ पर बारात गई है
वहाँ पे दूल्हा गया है ऑब्वियसली दुल्हन लेने के लिए। तो जहाँ पे वो गांव का पूरे जिन लोगों के उसमें वो लोग काम करते थे, जो जिसकी मान लो शादी करके जिस घर से बहू ला रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता था वहाँ पे जाने के बाद, उस गांव के जितने भी मेन डोमिनेंट ग्रुप हैं सारी कास्ट के जो डोमिनेंट, उन सब के घर में जाना पड़ता था, नमस्ते करना पड़ता था, सलाम का एक करते थे वो। और सलाम करने के बाद किसी ने कोई चुंदड़ी दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, छोटा मोटा। तो वो वाक्य पूरा वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब हम गए, सुबह हमने स्टार्ट करा, मुझे लग रहा था कि 1-2 में जाना होगा, पूरे गांव में थोड़ी घूमना होगा, तो गए और दोपहर हो गई उनको करते करते काम। और इतना बुरा हाल है कि कोई ईजिली एक मतलब एक कपड़ा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से गालियाँ दे रहे हैं, कहते तुम तो जैसे मतलब वाल्मीकि जी चूड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहते तुम चूड़ा को तो कभी पेट ही नहीं भरता। तो ये सारा काम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देख रहे थे। तो देखने के आने के बाद वो दोपहर में जब बारात एकदम खा पी के पूरा बैठ गई, तो बड़े हैरान से बैठे थे। उनके पिताजी आ गए, उनको प्यार से मुंशी बोलते थे वो, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो उसने पूछा कि मुंशी यार क्या बात होगी, इतना परेशान क्यों है? तो उसने कहा, कहता बाबूजी मैं नहीं करूँगा ये काम। तो कहता कौन सा काम? कहता ये सबको सलाम करने वाला काम। कहता ये बड़ी कास्ट वाले तो नहीं करते, हम लोग क्यों करें? तो उसके बाप ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उनके पिताजी ने कहा, कहता है बस, कहता मुझे तेरा स्कूल भेजना अब कामयाब हो गया। When you start raising the question, तो दैट्स द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन और इलस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन। पढ़ना एक बात है, उसको एग्जीक्यूशन करके लाने में दूसरी बात। इसलिए मुझे उन दोस्तों से प्रॉब्लम है जो कहते हैं कि नहीं हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यू हैव टू चेंज द सोसाइटी, राइट? और उस किस काम के लिए पढ़ा रहे हैं आपको? अगर आप बेटर नहीं कर पा रहे हो, पैटर्न नहीं तोड़ पा रहे, तो फिर फायदा क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो आप आदम गोंडवी की वो देखिए, मैं आपकी ज़िंदगी की तपिश को दिखाता हूँ, आओ मैं आपको चमार मोहल्ले में लेके जाता हूँ। ऑब्वियसली हाँ, वो ब्रूटल सोसाइटी को दिखाता है कि ये सच्चाई थी और इस तरीके से होता था। पर खैर हम वो उत्तर प्रदेश से इससे इतना ड्यूमेन जो अगर मैं बात करूँ, अंबेडकर ने एक उसमें उनका एक बुक में लिखा कि आप हीनता भरने के लिए, लोगों में हीनता भरने के लिए क्या क्या करते हैं। अब हीनता में, अब मान लो आप जो एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास है वो क्या करते थे, यूपी का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। वहाँ पे क्या करते थे, अब आपने खेती कर ली, खेती करके आपने बो के दे भी दी, ठीक है, अब आप उनके खेतों में काम कर रहे थे, तो आपको रिटर्न में या तो कैश देंगे थोड़ा बहुत कि भाई आपका गुजारा चल जाए, या फिर क्या होता था कि भाई थोड़ा सा अनाज दे देंगे। लेकिन अनाज कैसे देंगे? अनाज की प्रथा क्या थी? अनाज ऐसे देंगे कि भैंस को या गाय को खिलाएंगे बहुत सारा अनाज, जैसे कि मक्का है, मक्का खिला दिया, और जब वो बहुत सारा खाने के बाद वो गोबर करेगी, गोबर में से आप धोइए, धो के सुखा के फिर लेके जाइए, और गोवर्धन ऐसा कुछ करके, गोबर कुछ नाम उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी प्रथाएं चली हैं जस्ट टू मेक यू फील इन्फीरियर। और आप उनको चैलेंज नहीं करेंगे तो आप सोचिए ना। इसी बीच में मैं 2 बात और बता दूं। अब बहुत सारे गांव में इतना ब्रूटैलिटी से काम होता था, तो जब गांधी जी की बात आ रही है, अब ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल के ऊपर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने काम करा, लेकिन जब एक किसी गुजरात का या किसी गांव की बात है, वहाँ पे दलित के साथ अत्याचार हो रहा था, गाँव कुएं से पानी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा कि भाई हमें नहीं दे रहे, हमें पिटाई हो रही है अलग से। अम्बेडकर सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस में वो बोलते हैं कि मतलब सोसाइटी के कुछ सेक्शंस हैं जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड है, तो वो उसके लिए बात करते हैं कि जैसे 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, गांधी बात करते हैं पंचायती राज की, अम्बेडकर पंचायत को बोलते हैं डैम ऑफ इग्नोरेंस। तो वो बोलते हैं कि जो स्टेट लेड वेलफेयर डेवलपमेंट का एक वो मॉडल प्रपोज करते हैं, जिसमें नेहरू का भी एक तरीके से योगदान था। आज के टाइम में जब प्राइवेटाइज इतना हो रहा है, और आज के टाइम में जैसे सोशल जस्टिस की बातें बहुत हो रही है, जमीनी लेवल पे उस पर इतना काम नहीं हो रहा है। तो आज के टाइम पे जो अम्बेडकर ने एक मॉडल दिया था कि स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जिसमें वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन हो, स्टेट सोशलिज्म, हाँ, बेसिक एजुकेशन हो। तो आज के टाइम में स्टेट का क्या रोल देखते हैं आप अम्बेडकर के सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, तो आपने रिसर्च पेपर में भी लिखा है आपने स्टेट सोशलिज्म, वो हाँ, वो पहले के कॉन्टेक्स्ट में बात है। देखिए, जब तक स्टेट इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा ना, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी बड़ी अनइक्वल है, ये सबको पता है, ठीक है, और अगर हम उसको प्राइवेटाइजेशन के हाथ पे छोड़ दें तो हालत बहुत बुरी होने वाली है। कैपिटलिज्म वैसे भी आना है, वो बात ठीक है, वो होगा भी होगा, वो रहेगा, एक हिस्सा उसको रखो, उसको हम ये नहीं करेंगे कि बिल्कुल हटा दो, वो रहना चाहिए, ऑब्वियसली दैट्स अ कॉम्पिटेटिव थिंग, और वो हो, उसमें दिक्कत नहीं। बट एट द सेम टाइम हम रेस के लिए एक इक्वल पॉइंट रख दें सबके लिए, कि आपकी बेसिक एजुकेशन की अगर बात है सपोज, तो वहाँ पे सबको मिल रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन ही हो रहा है, ठीक है, आप हरियाणा में, मैं जिस एरिया जींद में, आप अगर स्कूलों की हालत देखेंगे, आपको इतना लगेगा कि आप भेजने के लायक ही नहीं है वो, ऐसे ऐसे हालत है, मतलब स्कूल में बाथरूम टूटे हुए हैं, ये वाला। तो मुझे लगता है कि
जब तक हम ये बेसिक वाली चीज़ें हैं ना जहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो वहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा ना, अब जैसे यूनिवर्सिटी की JNU में से मैं जो काम कर रहा, अब JNU का आप देखिए, आप मैं हॉस्टल, मेरा पेरियर हॉस्टल में, उस हॉस्टल की छत लिटरली आपको लगेगा कि भाई आज ही गिर जाए, और वहाँ से गिरी भी हुई है, ऐसा नहीं है। बाथरूम आप जाके देखिए, इतना बुरा हाल है। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप इतना मगज मार के आप जा रहे हैं, पूरा एंट्रेंस निकाल के, आप अगर मैं तो रहा हूँ वहाँ 2 साल पूरा, पेरियर गए आप? हाँ। तो मतलब इतना बुरा हाल है, और उसके फंड कट किए जा रहे हैं। तो आप स्टेट को टेक्निकली क्या करें, और वहाँ पे बच्चे कौन से आ रहे हैं? मेजोरिटी सबल्टन आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पॉलिटिकल रीजन भी तो है, पॉलिटिकल रीजन एक है, वो सबसे बड़ा रीजन है ना। बट बात ये है कि अगर स्टेट वहाँ से विड्रॉ कर लेगा अपना सब कुछ, और वो कहता है कि नहीं हम तो प्राइवेटाइज करेंगे जी, तो वो कहाँ जाएँ? अब उनके पास दूसरा, अब प्राइवेट की आप OP जिंदल का एग्जाम्पल लीजिए। OP जिंदल में एक बच्चा अगर अंडर कर रहा है तो उसका कम से कम भी 7-8 लाख रुपए लग जा रहा है। हाँ, 1 साल का बता रहा हूँ। हाँ अशोका, OP जिंदल, ये वाले जो है। तो आप सोचिए अब ये कहाँ से दे दें। मैं अपनी हैसियत बताऊँ तो मुझे भी कभी कभी लगता है इतना कहाँ से भाई। मैं जब था वहाँ पे कितना हार्डली 25 रुपये फीस थी 2017 में भी, JNU में 17, 18, 19 भी, अभी तक भी ये हाल। तो जब स्टेट आपको इनिशिएट कर रहा है, और देखिए वहाँ का क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यू कांट क्वेश्चन देयर क्वालिटी इन फैक्ट इन कंपैरिजन टू ऑल दिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी। even MIT का देखो, government, there are many people